वर्षा अपने मम्मी पापा की लाडली बेटी है और उसका भाई रौनक अपनी बहन को बहुत ही प्यार करता है। वर्षा के मम्मी पापा वर्षा के रिश्ते को लेकर बहुत ही परेशान थे। वो चाहते थे कि उन्हें अपनी बेटी के लिए कोई सरकारी नौकरी वाला लड़का मिल जाए जो उनकी बेटी को रानी बना के रखे। इसी तरह एक दिन वर्षा की मम्मी को लड़के वालों के घर से फोन आता है जो अभी कुछ दिन पहले ही वर्षा को देखने आए थे। वो बहन जी, वो क्या है ना बहन जी कि त्योहारों की तैयारियों के चलते वो बात तो मेरे दिमाग से ही निकल गई थी। मैं आज ही आपको क्लियर करके बताती हूँ। जी ठीक है बहन जी, नमस्ते। जी नमस्ते बहन जी। अरे क्या बात है, सुबह सुबह किसका फोन आया है? वो त्रिपाठी जी के यहाँ से फोन था जी। अरे वो जो पिछले महीने हमारी वर्षा को देखने आए थे ना, उन्हीं के घर से फोन था और बस उसी सिलसिले में बात हो रही थी कि हम लोगों ने क्या फैसला किया है। मुझे तो लगता है जी कि हमारी वर्षा के लिए ये रिश्ता एकदम परफेक्ट है, क्योंकि देखिए ना जी, लड़का भी सरकारी नौकरी में है और लड़के के पिता की भी गांव में अच्छी खासी जमीन है। वो सब तो ठीक है गायत्री, लेकिन ना जाने क्यों इस रिश्ते को लेकर मेरे मन में एक अजीब सी उलझन है। लेकिन आप एक बार तो सोचिए ना जी, अरे भला क्या कमी है उस परिवार में? उनका शहर में इतना बड़ा खुद का मकान है और गांव में जमीन जायदाद भी है और तो ऊपर से लड़का भी सरकारी नौकरी में है। एक भाई और एक बहन है और बहन की तो शादी पहले ही हो गई है और अब फिर छोटा सा तो परिवार है। अरे उस घर में हमारी वर्षा राज करेगी जी, और वो कितने ही भले लोग हैं। हाँ गायत्री, वैसे उस परिवार में कोई कमी तो नहीं है। मम्मी पापा, क्या आप लोगों को नहीं दिख रहा है कि आपके वो भले लोग शादी में कितने दहेज की मांग कर रहे हैं? अरे बेटा, शादी ब्याह में ये सब तो होता ही है। लेकिन पापा 30 लाख रुपए, और वो भी दहेज में, भला ये भी क्या बात हुई? अरे क्या हमारी वर्षा हम पर एक बोझ है जिसे सिर से उतारने के लिए हमें उन्हें 30 लाख रुपए देने पड़ेंगे? देखो बेटा रौनक, तुम्हारी ये हाईफाई बातें ना हमारे समझ में नहीं आती है। और दूसरी बात बेटा, इसे दहेज नहीं कहते हैं। अरे बेटा, दुनिया में रहने के लिए दुनियादारी तो निभानी ही पड़ेगी ना। और नहीं तो क्या रौनक बेटा, अपनी बिटिया की शादी में माता पिता के द्वारा जो कुछ भी दिया जाता है ना, वो सिर्फ दुनियादारी है बेटा, और कुछ नहीं है। और ये दुनियादारी सिर्फ हम ही नहीं निभा रहे हैं। अगर आज हम अपनी बेटी को दे रहे हैं, अरे कल को जब तुम्हारी पत्नी आएगी ना, तब वो भी तो दहेज लेकर ही आएगी। हाँ बेटा, बस ऐसी ही तो चल रही है ये दुनिया। भला ये भी क्या बात हुई पापा? बल्कि गलत बातों को अच्छाई का चोला पहना देने से वो बातें अच्छी नहीं हो जाएगी। और आज तो मुझे ऐसा लग रहा है पापा कि इसमें दोष केवल लड़के वालों का ही नहीं है, बल्कि जितना दोष ये लड़के वालों का होता है ना, जो वो अपना मुंह खोल खोल कर दहेज की मांग करते हैं, उल्टा उतना ही दोष लड़की वालों का भी होता है, जो आप लोगों की तरह चुपचाप लड़के वालों के कहे अनुसार दहेज में रुपए दे देते हैं। और मैं एक बात आपसे और कहूँ पापा, यदि आप लोग ये दहेज देने से मना कर देंगे ना, तो सामने से मांगने वालों को खुद ही शर्म आ जाएगी और वो चुपचाप खुद ही अपना मुंह बंद कर लेंगे। लेकिन नहीं, लड़की के माँ बाप भी ना ऐसे बढ़ चढ़कर और सीना फुला फुला कर दहेज की पेशकश करते हैं कि सामने वाले को तो खुद ही लालच आ जाता है, और ऊपर से पता नहीं ऐसा क्या सोचते हैं कि दहेज देकर वो कौन सा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अरे रौनक बेटा, यदि हम तेरे कहे अनुसार चलेंगे ना, तो जिंदगी भर हमें हमारी बिटिया को घर में ही बिठा कर रखना होगा। अरे बिना दहेज के तो कोई भी अच्छा लड़का उससे कभी भी शादी नहीं करेगा, और बिना दहेज के जब कोई भी अच्छा परिवार उससे शादी नहीं करेगा, तो हमें मजबूरी में आकर किसी राह चलते भिखारी से ही अपनी बेटी की शादी करनी होगी। आप मुझे एक बात बताइए माँ, कि क्या वर्षा आपके ऊपर बोझ है जिसे आप अपने सिर से उतार के फेंकने के लिए आप उन लोगों को 30 लाख रुपए की रिश्वत देने को भी तैयार हो गई, लेकिन आप वर्षा की शादी करा कर ही रहेंगी? भला ऐसा क्यों माँ? अरे माँ, वर्षा अपने ही घर में रह रही है ना, फिर क्यों आपको इतनी परेशानी हो रही है? जब कोई अच्छा लड़का मिलेगा तो उसकी शादी कर देंगे। अरे भला इतनी जोर जबरदस्ती तो है नहीं कि बस कैसा भी लड़का मिले तो उसकी शादी करवानी ही है। गायत्री जी, रौनक ने कुछ ज्यादा ही पढ़ाई कर ली है ना, इसलिए इसका दिमाग खराब हो गया है। अरे बेटा, तुम भूल गए हो कि हम जिस समाज में रहते हैं ना, उस समाज के कुछ नियम कायदे होते हैं और सभी को उन नियम कायदों को लेकर ही चलना होता है। हाँ बेटा, अगर तुम समाज के अनुसार नहीं चलोगे तो समाज तुम्हें दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक देगा। और नहीं तो क्या बेटा, तेरे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर तुम पड़े रहना अलग की थलग होकर, फिर तुम्हें कोई पूछने भी नहीं आएगा। बेटा, अभी तुम्हें नहीं पता ये समाज के कितने कठोर नियम है।
अगर किसी ने किसी को एक बार समाज से बाहर फेंक दिए तो कोई मर भी गया तो कंधा देने कोई भी नहीं आता। मम्मी पापा, जिस समाज में रहने के लिए इतना कुछ करना पड़े ना, तो मुझे ऐसे समाज का हिस्सा बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अरे कम से कम अपनी बहन बेटियों की शादी करने के लिए किसी के मुंह में जबरदस्ती नोट की गड्डी तो नहीं ठूंस नहीं पड़ेगी ना। अरे बेटा, तुम हमारी बात समझने की कोशिश करो। नहीं माँ, यदि आप लोग चाहते हैं कि वर्षा का रिश्ता वही हो तो मैं आपके फैसले में आपके साथ हूँ। लेकिन अगर वो लोग जो दहेज की मांग कर रहे हैं तो वो मांग के साथ तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं तो दहेज देने के सख्त खिलाफ हूँ माँ। अरे बेटा, तू समझने की कोशिश करना। बेटा, हमें बड़ी मुश्किल से तो ये सरकारी नौकरी वाला लड़का मिला है। अरे थोड़ा तो समझ बेटा, तेरी बहन वहाँ हमेशा ही खुश रहेगी। बेटा, हमारी वर्षा जब उस घर में एकलौती बहू रहेगी तो सोच कि वो तो वहाँ पर रानी बनकर रहेगी। तू जरा ये बात तो समझ बेटा। ठीक है माँ, यदि आप लोगों को ये रिश्ता इतना ही अच्छा लग रहा है तो फिर आप वर्षा की शादी बेशक वहाँ कर दीजिए। अरे क्या हुआ मम्मा, सुबह सुबह किस बात पर इतनी बहस छिड़ी हुई है? वर्षा, यहाँ तेरी शादी की बात हो रही है। अब तू ही बता बहन मुझे कि क्या तू ऐसे घर में शादी करना पसंद करेगी जो तुझे अपने घर में लाने के लिए मुंह मांगे कीमत मांग रहे हों? भैया, ये सब दुनियादारी तो मेरे समझ की बाहर की बात है। आप लोग जो फैसला लेंगे मेरे लिए, मैं आप लोगों के फैसले में हमेशा खुश रहूंगी भैया। हाँ बेटा, हम तो यही सोचते हैं कि हमारी बेटी अच्छे से अच्छे घर में जाए और वो हमेशा वहाँ पर खुश रहे और वहाँ पर राज करे। बस यही सब देखकर तो इस रिश्ते के लिए हमने हाँ कहा है। और बेटा, लड़का सरकारी नौकरी में है और अच्छा खासा परिवार है। उन लोगों को रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है। अरे अगर जब रुपए पैसों की कमी नहीं है तो फिर भला क्यों वो हमारे सामने हाथ फैलाकर भीख मांग रहे हैं? ये भीख नहीं है बेटा, ये तो रीति रिवाज है। ठीक है माँ, लोग ये रीति रिवाज के नाम पर अच्छा बेवकूफ बनाते हैं। दहेज में मुंह मांगे रुपए मांगते हुए लोगों को शर्म भी नहीं आती। छी, ये कैसे अजीब लोग हैं। रौनक के लाख मना करने के बावजूद रौनक के माता पिता अपनी बेटी वर्षा की शादी शर्मा परिवार में कर देते हैं। विशाल शर्मा परिवार का एकलौता बेटा था जो कि एक सरकारी नौकरी में था और विशाल के पापा पहले एक गवर्नमेंट टीचर थे जो अब रिटायर हो चुके हैं। वर्षा के माता पिता भी अपनी बिटिया का भला सोचकर उसकी शादी शर्मा परिवार में कर देते हैं। अरे बहू, जी मम्मी जी। अरे ये क्या किया तुम्हारी माँ ने? क्या हुआ मम्मी जी? अरे तुम्हारी माँ ने तुम्हारे साथ बस 101 साड़ियाँ ही रख कर भेजी हैं। अरे तुम्हारी मुंह दिखाई में तो कम से कम 200 लोग तो आएंगे ही ना। तो अब बताओ, ये 100 साड़ियाँ मैं किस किस को पकड़ाऊंगी? और तुम्हारे मायके वाले क्या थोड़ी अच्छी साड़ियाँ नहीं भिजवा सकते थे? अरे अगर भेजी भी हैं तो वो भी ये 100 रुपए वाली साड़ी उठाकर भिजवा दी है। नहीं नहीं मम्मी जी, लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है। ये सभी साड़ियाँ ना 100 वाली नहीं है, बल्कि ये तो बहुत ही अच्छी और सुंदर साड़ियाँ हैं। आप जरा एक बात उन साड़ियों को खोल कर तो देखिए। और मम्मी जी, उन साड़ियों को खरीदने के लिए मम्मी पापा के अच्छे खासे रुपए लगे हैं। वाह वर्षा वाह, तुझे आए अभी 2 दिन नहीं हुए हैं और तुम हमको अपने माँ बाप की रुपयों की धौंस दिखा रही हो। अरे तुम्हारे माँ बाप ने ये 101 साड़ियाँ भिजवा करना हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया है। अरे शादी ब्याह में तो कोई 100-200 मेहमान नहीं आते हैं, बल्कि 500 मेहमान आते हैं। अब बताओ, ये 100 साड़ियाँ मैं किस किस को दूं और कैसे सबको पूरा करूं? तुम्हारे माँ बाप को तो हमारी इज्जत की कोई परवाह तो है नहीं, लेकिन हमें तो अपनी इज्जत की ना बहुत परवाह है। हम तुम्हारे माँ बाप की तरह नहीं है। विशाल हमारा इकलौता बेटा है। अरे हम तो अपने जेब से रुपए खर्च करके मेहमानों को उपहार देंगे। अरे मेरा कोई बेटा ना ऐसा वैसा नहीं है। मेरा बेटा सरकारी नौकरी में है और वो भी एक ऊंचे ओहदे पर, समझी। अरे उसके लिए तो 1 दर्जन से भी ज्यादा रिश्ते आए थे। अरे वो लोग शादी में 10-20 लाख नहीं, बल्कि कुछ रिश्ते वाले तो 50-50 लाख देने को भी तैयार थे। लेकिन ना जाने मेरे बेटे को तुम में ऐसा क्या दिख गया था कि जो मेरे बेटे का मन तुम पे ही आकर अटक गया था, जो वो किसी और लड़की से शादी को तैयार ही नहीं हो रहा था। और विशाल तो हमारा इकलौता बेटा है, तो हम उसकी बात तो टाल ही नहीं सकते थे, इसलिए हमने मजबूरी में आकर इस शादी के लिए हाँ कहा था। अरे मेरे बेटे ने तुम्हारी फोटो को देखकर ऐसे मुंह बना लिया था कि हमसे उसका उदास मुंह देखा ही नहीं गया। और तब विशाल ने हमसे कहा कि माँ, अगर हमें दहेज थोड़ा बहुत कम भी मिलेगा तो कोई बात नहीं, हम काम चला लेंगे, लेकिन शादी तो मुझे इसी लड़की से करनी है।
वैसे फोटो तो तुमने बहुत अच्छी सी खिंचवा कर भिजवाई थी, लेकिन सामने से तो तुम कुछ खास ऐसी लगती नहीं हो। अरे अब तुम ये इतना मासूम चेहरा मत बनाओ। ठीक है, अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। अब जो भी हो, मुंह दिखाई की रस्म तो करनी ही पड़ेगी ना। और उसके बाद कल से तुम चूल्हा चौका भी संभाल लेना। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे ससुराल में इस तरह तानों के साथ मेरा स्वागत किया जाएगा। मुझे तो लगता था कि मेरे मम्मी पापा ने इन्हें जो दहेज के मुंह मांगे रुपए दिए हैं तो मेरे ससुराल वाले मुझे खूब प्यार और मान सम्मान देंगे, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही हो रहा है। बेचारी वर्षा ये सब देखकर बहुत ही दुखी हो रही थी, लेकिन वो बेचारी कर भी क्या सकती थी। वो किसी से कुछ कह भी तो नहीं सकती थी, क्योंकि अब उसकी शादी को कुछ ही दिन तो हुए हैं। इस तरह धीरे धीरे पूरे 1 महीना बीत जाता है और फिर एक दिन। मैं इतनी जल्दी सोकर उठती हूँ, लेकिन यहाँ तो मेरा काम जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। वर्षा, ओ वर्षा, जल्दी से मेरा लंच तैयार करो। अरे मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। हाँ जी, अभी लेकर आए जी। अरे जल्दी लेकर आओ वर्षा, मुझे तो वैसे ही ऑफिस के लिए देर हो रही है। और एक तुम हो कि धीरे धीरे आ रही हो, और तुम्हारे पापा ने दहेज में जो गाड़ी भिजवाई है ना, उस गाड़ी के खर्चों से तो मैं बहुत ही परेशान हो गया हूँ। अरे क्यों जी, क्या हो गया गाड़ी को? अरे तुम्हारे पापा ने गाड़ी तो खरीद कर दे दी, लेकिन जो उसका पेट्रोल का खर्चा होता है उसका क्या? अरे वो तो मुझे अपनी जेब से ही भरना पड़ता है ना। मुझे तो लग रहा है कि इस गाड़ी का पेट्रोल भरवा भरवा कर एक दिन में ही बिक जाऊंगा। और ये बहुत अच्छा है तुम्हारे माँ बाप का कि एक बार अपनी बेटी की शादी करके अपने सिर का बोझ डाल दो, फिर दोबारा कभी पलट कर भी मत देखो, क्योंकि बेटी के ससुराल में तो उनका दामाद है ही ना जो उनकी बेटी का खर्चा अच्छे से उठा सके। ये आप कैसी बात कर रहे हैं जी? आपकी इतनी बड़ी सरकारी नौकरी है तो क्या आप उसमें पेट्रोल भी नहीं डलवा सकते? तो क्या गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए भी रुपए मैं अपने माँ बाप के घर से लेकर आऊं? अरे अगर तुम अपने माँ बाप से मांग भी लोगी ना तो हम पर कोई एहसान नहीं करोगी। अरे तुम पर भी तो हम कितने रुपए खर्च कर रहे हैं। और ऐसा थोड़ी ना होता है वर्षा कि एक बार बेटी की शादी कर दिए तो जिंदगी भर अपनी बेटी की जिम्मेदारियों से माता पिता मुक्त हो जाएंगे। क्या उनका उनकी बेटी की जमाई के प्रति इतना ही फर्ज था? अगर वो थोड़े बहुत रुपए और देकर अपने दामाद की सहायता कर देंगे तो बुला इसमें क्या गजब कर देंगे। अरे उल्टा उन्हें तो पुण्य ही मिलेगा। प्लीज आप मेरे मम्मी पापा के लिए ऐसा मत बोलिए जी। मेरे मम्मी पापा ने पहले ही मेरी शादी में लाखों रुपए खर्च किए हैं और उन्होंने दहेज के रूप में इतना सारा सामान भी तो दिया है। हाँ, मुझे अच्छे से मालूम है कि उन्होंने दहेज के नाम पर कैसा सामान दिया है। अरे तुम्हारे मायके वालों ने हमें पूरा कबाड़ सामान दिया है। आपको ऑफिस के लिए देर हो रही है जी। अरे मुझे ऑफिस के लिए देर हो ना हो, लेकिन अपने माँ बाप की बात सुनकर तुम्हें बुरा तो जरूर लग रहा है, लेकिन भला इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? अरे जो सच है वही तो कह रहा हूँ मैं। क्या वर्षा, तुमने तो सुबह सुबह मेरा दिमाग ही खराब कर दिया। अब मेरा पूरा दिन ही ऐसा बीतेगा। अरे मेरे मम्मी पापा ने शादी में लाखों रुपए पानी की तरह बहाए थे और इन लोगों की सारी मांगे सिर्फ ये सोचकर पूरी की थी कि हमारी बेटी अपने ससुराल में जाकर राज करेगी, उनकी बेटी के आगे पीछे नौकर चाकर घूमेंगे। लेकिन यहाँ तो उनकी बेटी की हैसियत एक नौकरानी से ज्यादा और कुछ नहीं रह गई है। मैं तो बस यही दुआ करती हूँ भगवान से कि कभी मेरी स्थिति के बारे में मेरे माता पिता को पता ना चले। पापा से तो नहीं, लेकिन माँ से मैं इस बारे में बात जरूर करूँगी। हेलो मम्मी। हाँ वर्षा बेटा, कैसी हो तुम? आप क्या बताऊँ मम्मी कि मैं कैसी हूँ? अरे क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? अरे मम्मी, यदि आप लोगों का बजट नहीं था तो आपको मेरे लिए सरकारी नौकरी वाला लड़का ढूंढने की क्या जरूरत थी माँ? बल्कि इससे तो अच्छा था माँ कि मैं एक कम कमाने वाले किसी प्राइवेट नौकरी वाले लड़के से ही शादी कर लेती। अरे माँ, वो चाहे कम कमाता लेकिन कम से कम वो मेरी कदर तो करता। वर्षा बेटा, तुम ये क्या बोल रही हो? बेटा क्या तुम्हारे ससुराल में कुछ बात हुई है? अरे क्या बताऊँ माँ मैं आपको। अरे यहाँ ऐसा कौन सा दिन नहीं जाता जब मेरे ससुराल में कोई बात नहीं होती है। हर बात में मेरे ससुराल वाले मुझे ताना देते हैं माँ, और मुझे बस यही जताया जाता है कि विशाल जी ने मुझसे शादी करके मेरे परिवार के ऊपर और मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। अरे ये लोग ऐसे जताते हैं मम्मी कि जैसे विशाल जी के लिए दर्जनों लड़कियां हाथ में माला लिए इनके दरवाजे पर आकर खड़ी थी। लेकिन आप लोगों ने विशाल जी से मेरी शादी करवाकर इनके माता पिता को जैसे आप लोगों ने ठग लिया।
इतना ही नहीं माँ, दहेज में आप लोगों ने जो भी सामान मेरे लिए भिजवाया है ना, उस सामान में से ऐसा कोई सामान भी नहीं है माँ जो सामान मेरे पति, सास ससुर या किसी को भी घर में पसंद आया हो। मम्मी, मेरे ससुराल वालों के अनुसार मेरे मायके से जो भी दहेज मिला है ना, इन लोगों की नजरों में वो सारा सामान एक कबाड़ से ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये तुम कैसी बात कर रही हो वर्षा? हमने तो तुम्हारी शादी में हमने अपनी हैसियत से कई गुना आगे बढ़कर रुपए लगाए हैं। ये कैसी बात कर रही हो बेटा तुम? तुम्हारे पापा के ऊपर अभी भी तुम्हारी शादी के बाद से लाखों रुपए का कर्ज है। हम लोगों ने कर्ज लेकर तुम्हारे दहेज में तुम्हें अच्छी से अच्छी कंपनी का खरीद कर सामान दिया है। बेटा, हमने तो बस यही सोचा था कि हम अपने बेटी के ससुराल वालों को खुश कर देंगे तो वो हमारी बेटी को भी हमेशा खुश रखेंगे। लेकिन ना जाने बेटा तेरे ससुराल वाले कभी खुश क्यों नहीं होते। अरे और उन्हें क्या चाहिए हमसे? देख लिया ना माँ आपने, लालची इंसान को कभी संतोष नहीं हो सकता, क्योंकि माँ लालच का कटोरा कभी भी नहीं भरता है। अरे आप जितना भी उसमें डालो ये लालच का कटोरा उतना ही बड़ा ही होता जाता है। आपने उन लोगों को दहेज में 30 लाख रुपए दे तो दिए, लेकिन अब उन्हें 60 लाख रुपयों की इच्छा होती होगी, और अगर आप उन्हें 60 लाख रुपए दे भी दोगी तब भी उन्हें संतोष नहीं होता। वो फिर 80 लाख की डिमांड करते। जरा सोच कर तो देखिए माँ, इतना कुछ देने के बावजूद भी उन लोगों का लालच का कटोरा अभी तक नहीं भरा है। और दूसरी बात, आपकी बेटी में ऐसी क्या कमी है माँ जो वो दिन रात अपने ससुराल में अपने पति और सास के ताने झेल रही है? अरे जितने रुपए जीजा जी के माँ बाप ने उनके पालन पोषण और पढ़ाने लिखाने में लगाया होगा ना, अरे उतने रुपए उन्होंने तो हमसे ही वसूल कर लिए हैं। आप जरा सोचिए माँ, क्या हमने वर्षा को पढ़ाने लिखाने में कोई कसर छोड़ी है? अरे बेटा, अभी भी तो ये सब हमने अपनी बेटी का अच्छा ही सोच कर तो किया था ना। अरे बेटा, वर्षा की शादी में हमारे पूरे 60 लाख खर्च हुए हैं। आपने क्या कहा माँ? 60 लाख रुपए हमारे हाथ में थे, लेकिन हमने अपनी बेटी का अच्छा सोचकर ही तो इतने सारे रुपए खर्च किए थे और इतना सारा कर्ज भी अपने सिर पर कर लिया। लेकिन क्या पता बेटा कि भाग्य को क्या मंजूर है। लगता है मेरी बेटी वर्षा की किस्मत में ऊपर वाले ने खुशियाँ लिखी ही नहीं है। मम्मी, वर्षा का भाग्य लिखने वाले ना आप लोग हैं। आप बेकार में ही भगवान को दोष मत दीजिए। वर्षा के साथ जो कुछ भी किया गया है वो सब आप लोगों ने ही किया है। समय रहते जब मैं आप लोगों को सावधान कर रहा था तब तो आपको अपना बेटा बेवकूफ नजर आ रहा था। और माँ, सबसे ज्यादा तो दुख मुझे इस बात का है कि आप लोगों की बेवकूफी का फल मेरी बहन को भुगतना पड़ रहा है। अरे वर्षा, मेरी बहन बेचारी कितनी भोली भाली सी है। अरे उसका भला इसमें क्या दोष है? लेकिन आप लोगों ने मेरी बहन वर्षा की शादी उस लालची लड़के से करवाकर वर्षा की जिंदगी ही बर्बाद कर दी। अरे सुनो तो बेटा, हमने तो अपनी वर्षा की भलाई के लिए ये सब किया था और वर्षा की खुशियों के लिए तो किया था बेटा। अब आपने देख लिया माँ कि कितनी खुश है आपकी बेटी। गायत्री, तुम रौनक की बातों में ज्यादा ध्यान मत दो। गायत्री, मुझे लगता है हमें ना वर्षा के ससुराल में कैसे भी करके 1-2 लाख रुपए की व्यवस्था करके भिजवा ही देने चाहिए, तब शायद वर्षा के ससुराल वालों का मुंह बंद हो जाए। हाँ जी, मैं भी यही सोच रही हूँ, लेकिन अब 1-2 लाख रुपए कहाँ से आएंगे जी? पहले से तो आपके ऊपर इतना कर्ज है। हाँ गायत्री, इतना कर्ज तो है ही, लेकिन मैं अपनी बेटी के लिए थोड़ा कर्ज और ले लूंगा। बेचारे वर्षा के माता पिता, वो तो बस इसी उम्मीद से कर्जा कर करके अपनी बेटी के ससुराल रुपए भेजते रहे कि एक ना एक दिन उसके ससुराल वालों का मुंह बंद हो जाएगा और वो वर्षा को बहुत खुश रखेंगे। लेकिन बेचारे भोले भाले वर्षा के माता पिता को ये बात कहाँ मालूम थी कि लालच का घड़ा कभी नहीं भर सकता। लेकिन वर्षा का भाई रौनक दहेज के सख्त खिलाफ था, इसलिए वर्षा के माता पिता उसके भाई रौनक को बताए बिना ही उसके ससुराल में रुपए भिजवाते रहे। मम्मी जी। हाँ, क्या कहा डॉक्टर ने? मम्मी जी, आप दादी बनने वाली है। अरे क्या कहा तुमने कि मैं दादी बनने वाली हूँ? जी मम्मी जी, लेकिन मम्मी जी एक समस्या है। अब क्या समस्या है? वो डॉक्टर ने कहा है मम्मी जी कि मैं अंदर से बहुत कमजोर हो गई हूँ, इसलिए 3 महीने तक मुझे घर के कामकाज से दूरी बनाकर रखनी होगी और जितना हो सके मुझे उतना आराम करना होगा और भारी सामान तो बिल्कुल भी नहीं उठाना है, ऐसा कहा है मम्मी जी डॉक्टर ने। और डॉक्टर ने ये भी कहा है मम्मी जी कि मेरे शरीर में खून की कमी है, मेरा हीमोग्लोबिन सिर्फ 8 ग्राम ही है। ये लो भिखारी बाप की बीमार औलाद, शादी में तो तुम्हारे माँ बाप ने कुछ इतना खास तो दिया नहीं है। अरे लेकिन कम से कम अपनी बेटी को कुछ अच्छा खिला पिला कर तो बड़ी करना था।
अरे अभी हमारे घर में बच्चे की किलकारी आई नहीं और डॉक्टर ने तुम्हारे अंदर 50 बीमारी गिना दी। मुझे तो ऐसा लगता है वर्षा बहू कि तुम्हें ना कोई अनोखा बच्चा पैदा होने वाला है, क्योंकि हमने तो बच्चा पैदा किया ही नहीं है, जो कि हमें पता नहीं होगा। अरे प्रेगनेंसी कोई बीमार अवस्था नहीं होती है जो तुम पड़ी रहकर पलंग तोड़ती रहो। अरे जितना ज्यादा चलती फिरती रहोगी और घर के काम काज करते रहोगी ना, अरे उतना ही तंदुरुस्त बच्चा पैदा होगा। और बहू तुम एक बात तो बताओ जरा कि तुम दोनों टाइम थाली भर भर कर खाना खाती हो और कहती हो कि तुम्हारे शरीर में खून नहीं है। अरे तुम जब इतना खाती हो तो ये खाना जाता कहाँ है? इसलिए ना तुम्हें ये डॉक्टर वॉल्टर की सलाह से चलने की कोई जरूरत नहीं है। और जो मैं कहती हूँ तुम उन्हीं बातों पर ध्यान दिया करो। अब जाओ जल्दी रसोई में और जाकर मेरे लिए एक अच्छी कड़क अदरक वाली चाय बनाकर लाओ। बढ़िया आई, मैं माँ बनने वाली हूँ, मेरे शरीर में खून नहीं है। तो मम्मी जी डॉक्टर ने कामकाज करने को मना किया है। अरे घर के कामकाज के लिए इसके माँ बाप ने कोई यहाँ नौकर तो नहीं भेज रखा है जो मैं इसे यहाँ पर आराम करवाऊँ। अरे मैं दादी बनने वाली हूँ, ये सोचकर मुझे खुशी तो बहुत हुई है, लेकिन दूसरी तरफ मुझे बहुत चिंता भी हो रही है कि इसकी डिलीवरी में ना जाने कितने रुपए खर्च हो जाएंगे। अरे क्या हुआ विशाल की मम्मी, किस चिंता में डूबी हुई हो तुम? अरे बंटी की मम्मी, तुम इतने दिनों बाद आए हो। अरे आजकल तुम रहती कहाँ हो? तुम तो ईद का चांद हो गई हो। अरे अब मैं क्या बताऊं विशाल की मम्मी, तुम ये आजकल की बहुओं के चोचले तो जानती ही हो ना कि जरा सी माँ बनने की खबर नहीं आई कि दुनिया भर की बीमारियां साथ लेकर घर आती है। अरे ये इन्हें डॉक्टर अचानक क्या कह देता है कि काम मत करना, आराम करना, कोई वजन वाली चीज मत उठाना। अब बताओ क्या हमने बच्चा पैदा नहीं किया है क्या? अब क्या कहूँ मैं, सबके घर का वही हाल है। वैसे कौन सा महीना चल रहा है तुम्हारी बहू को? बस 1-2 दिन में ही 8वां महीना लगने वाला है उसे, और उससे पहले ही उसे उसका भाई या पापा आकर ले जाएंगे। अरे तब कम से कम मेरी जान तो छूटेगी। मेरी बहू ने खुद से ही कहा है उन्हें कि वो अपने मायके जाना चाहती है, और वैसे वो क्या कहेगी, वो तो चाहती ही नहीं कि वो ऐसे समय में अपने मायके जाए। लेकिन मैं भी कहाँ बेवकूफ हूँ, क्या मुझे समझ में नहीं आता कि डिलीवरी में कितना खर्चा आता है? और आजकल तो नॉर्मल डिलीवरी के ज्यादातर चांस तो होते नहीं है, फिर वो सिजेरियन डिलीवरी करवाओ, और वैसे भी उसमें तो 50-60 हजार रुपए का खर्चा आता है। और ये सब तो मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाली। इसलिए मैंने कह दिया बहू से कि अपने मायके से अपने भैया या अपने पापा को बुला लो। हमारे घर की पहली जजकी ना मायके में ही होती है। अरे ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया दिया है तुमने। मेरी बहू वर्षा भी तो माँ बनने वाली है, और उसे भी डॉक्टर ने कहा है कि वो भी कोई काम काज नहीं करेगी और बस आराम ही करेगी। अब तुम ही बताओ कि इस उम्र में क्या मुझसे घर के काम काज हो जाएंगे जो मैं उसे आराम करने दूंगी? उससे तो अच्छा है मैं भी कह दूंगी वर्षा को कि वो भी अपने भैया या पापा को बुला ले और जाकर अपनी डिलीवरी अपने मायके में ही करवा ले। अरे और नहीं तो क्या विशाल की मम्मी, इसी में तो समझदारी है। अरे बताओ मैं क्या बनवाऊं तुम्हारे लिए? अरे रहने दो विशाल की मम्मी। अरे बैठो ना, कितने दिनों बाद तो आए हो तुम। मैं अभी तुम्हारे लिए अच्छी सी चाय बनवाती हूँ। वर्षा जरा 2 कप चाय लाना। जी मम्मी जी अभी लेकर आई। लीजिए मम्मी जी। नमस्ते आंटी जी। और बताओ वर्षा, तुम कैसी हो बेटा? जी मैं तो अच्छी हूँ आंटी जी। अच्छा वर्षा, मैंने कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दिए थे, तो तुम जाओ छत में और उन्हें सुखाओ, और उसके बाद आज दही वाली कढ़ी बना देना और चावल की खीर भी बना देना। क्यों मम्मी जी, कोई आने वाला है क्या? हाँ, रागनी आ रही थी कुछ काम से, तो बोल रही थी 1-2 घंटे के लिए मायके आऊंगी, इसलिए कह रही हूँ। ठीक है मम्मी जी। बाकी मैं तुम्हें एक बात कहूँ विशाल की मम्मी। अरे हाँ बोलो बंटी की मम्मी, क्या बात है? मुझे तुम्हारी बहू ना बहुत ही संस्कारी लगती है, वरना हमारे घर की बहू को ही देखो। अरे कैसे पलट पलट कर जवाब देती है कि मैं क्या ही बताऊं। अरे अगर मैं उसे एक बात कहती हूँ तो वो मुझसे पलट कर 4 बात कहती है। मैंने तो शुरुआत से ही अपनी बहू की लगाम अपने हाथ में कस कर रखी है। हाँ फिर ठीक है विशाल की मम्मी, ये तो बहुत ही अच्छा किया तुमने, लेकिन मैं तुम्हें एक सलाह दूंगी विशाल की मम्मी कि तुम बस ये ध्यान रखना कि आपके हाथ में जो लगाम है ना, वो लगाम टूटे ना बस, वरना घर परिवार को बिखरने में 1 सेकंड का भी समय नहीं लगता। वैसे तुम भी ये सही ही कहती हो। चलो विशाल की मम्मी, अब मैं चलती हूँ।
हाँ ठीक है, लेकिन अब समय से आती रहना तुम। अरे हाँ हाँ जरूर। आजकल मैं कितनी जल्दी थक जाती हूँ। मैं 2 काम करती नहीं और मुझे चक्कर आने लगते हैं। ऐसा लगता है कि बस इसी तरह से बेड पर ही लेटी रहूं मैं। लेकिन मम्मी जी को चैन कहाँ आएगा। वो तो हर आधे घंटे में मुझे आवाज लगाती रहती हैं। कुछ काम नहीं होने पर भी मम्मी जी ढूंढ ढूंढ कर कहीं ना कहीं से काम निकाल ही लेती हैं। वर्षा, वर्षा, देखना बेटा, विशाल अब तू खुद ही देख ले। ये जब देखो तब बस अपने कमरे में चली जाती है और मैं अकेले घर के काम काज में लगी रहती हूँ। हे भगवान, ये मम्मी जी को मुझ पर दया क्यों नहीं आती। ये इनसे मेरी झूठी शिकायत कर रही हैं। मेरी तो जरा भी उठने की भी हिम्मत ही नहीं हो रही है कि मैं सामने जाकर अपनी सफाई में कुछ कह सकूं। ठीक है मम्मी, मैं अभी जाकर वर्षा की खबर लेता हूँ। और आपको भी ये घर के कामकाज करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए। वर्षा, क्यों तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है क्या? वहाँ मेरी माँ घर के कामकाज करने में लगी हुई है और तुम किसी महारानी की तरह यहाँ आराम कर रही हो। नहीं जी, मुझे अपनी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है जी। मुझ में तो खड़े होने की भी हिम्मत नहीं है। मैं जब भी खड़ी होती हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे मुझे चक्कर आ रहा है। मैं अभी जमीन पर गिर पड़ूंगी। अरे जब इतनी ही समस्या है तो तुम फोन करके अपने पापा या भाई को क्यों नहीं बुला लेती और अपने मायके में जाकर अच्छे से आराम फरमाओ। तुम्हें यहाँ इस तरह से आराम करना शोभा नहीं देता। मैं क्यों बेकार में मम्मी पापा को परेशान करूं जी। मुझे ठीक नहीं लग रहा है तो आप मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलिए ना। अच्छा, तो तुम्हारे माँ बाप वहाँ आराम करें और हम लोग यहाँ तुम्हारी टेंशन झेले। अब तुम जल्दी उठो और घर के कामकाज देखो। लेकिन अभी घर में कोई काम है ही नहीं जी। हाँ, सारा काम तो माँ ने पहले ही जो कर दिया है, तो भला अब तुम्हारे लिए कौन सा काम बचा होगा। प्लीज जी, आप मुझे सिर्फ आधा घंटा आराम करने दीजिए। उसके बाद मैं खुद उठकर शाम का खाना तैयार कर लूंगी। ठीक है, लेकिन याद रखना सिर्फ आधा घंटा। ये वर्षा के माता पिता ने तो ना अपने गले की घंटी निकालकर हमारे गले में लटका दी है। लगता है माँ वर्षा की तबीयत सच में ठीक नहीं है, जिस वजह से वो बिस्तर से उठ नहीं पा रही है। देखो बेटा, हमको ना जल्दी से जल्दी वर्षा को ना उसके मायके भिजवा देना चाहिए ताकि डिलीवरी का सारा खर्चा उसके मायके वाले ही उठाएं। और बेटा, वैसे भी उसके यहाँ रहने से हमें क्या फायदा है। वो तो आजकल घर के कामकाज को ढंग से करती ही नहीं है। लेकिन माँ, इतने जल्दी हम उसको उसके मायके कैसे भिजवा दें? अरे अब भिजवाना तो पड़ेगा ही बेटा। वो तो ठीक है, लेकिन कैसे माँ? अच्छा तू चिंता मत कर लल्ला, मैं ही कुछ सोचती हूँ। बेचारी वर्षा ढंग से खाना पीना नहीं खाने की वजह से और लगातार घर के कामकाज करने की वजह से अब वो और भी ज्यादा कमजोर हो गई थी। लेकिन उसकी ससुराल में उसका दुख देखने या महसूस करने वाला कोई भी नहीं था। फिर एक दिन रसोई में खाना बनाते बनाते वर्षा को अचानक चक्कर आ जाता है और वो किसी तरह वहीं पर कुर्सी पर बैठ जाती है। वर्षा, तुमने अभी तक मेरा टिफिन तैयार नहीं किया। हे भगवान, मुझे क्या हो रहा है। मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा छा रहा है जी। अरे वर्षा, क्या हुआ वर्षा? मम्मी दौड़कर आओ, देखो वर्षा को क्या हो गया है। फिर विशाल जैसे तैसे वर्षा को संभालते हुए कमरे तक लेकर जाता है और वो डॉक्टर को फोन करता है। लेकिन डॉक्टर आकर उन्हें यही बताती है कि वर्षा अंदर से बहुत कमजोर हो गई है और उसे आराम की और अच्छे खान पान की सख्त जरूरत है। अरे बेटा, तूने इसके मायके में फोन किया या नहीं? हाँ माँ, कर दिया था और रौनक आ रहा है। अरे रौनक अकेले आ रहा है, बल्कि उसे तो अपने माँ बाप को लेकर आना चाहिए था ना। अरे मेरी बहन को क्या हुआ जीजा जी? अरे अगर अपनी बहन को कुछ खिलाया पिलाया होता तो उसके शरीर में ताकत होती ना। अरे मैंने भी तो दो बच्चे पैदा किए हैं, लेकिन मुझे तो कभी भी कोई चक्कर वक्कर नहीं आया। अरे हमारे माँ बाप ने ना हमें बचपन से ही दूध दही घी ये सारी चीजें खिलाकर बड़ा किया है, इसलिए हम लोग इतने मजबूत हैं अंदर से। लेकिन लगता है कि तुम लोगों ने वर्षा को कभी कुछ नहीं खिलाया। जितने काम को करके ये हाय हाय करते रहती है ना, उतने काम को तो मैं बाद 20 मिनट में ही निपटा दूं। लेकिन फिर भी अभी वर्षा की हालत ठीक नहीं है और वो माँ बनने वाली है। ऐसी हालत में आप लोगों को उससे ज्यादा काम नहीं करवाना चाहिए। और वैसे भी डॉक्टर ने तो वर्षा को रेस्ट के लिए कहा था ना। और वैसे आंटी जी, ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि आप इतना सारा काम 20 मिनट में कर सकती हैं। इसी बहाने कम से कम आप वर्षा की मदद कर दीजिए। ऐसा है ना बेटा, हम तो अपनी बहू की सेवा नहीं कर पाएंगे, इसलिए तुम एक काम करो, अपनी बहन को ना अपने साथ ही लेकर जाओ और खूब खिला पिला के इसे तंदुरुस्त कर देना।
फिर उसके बाद हम लोग उसे वापस ले आएंगे। ऐसे बार बार चक्कर खा के गिरने वाली लड़कियों के ना घर नहीं चला करते। इसलिए तुम अपनी माँ से कहना कि जरा वो अपनी बेटी को अच्छे से जीवन का पाठ पढ़ा दे। हाँ ठीक है आंटी जी, मैं अपनी बहन को अपने साथ ले चलूंगा। और जीजा जी, आप कुछ नहीं कहेंगे क्या? अरे साले साहब, अब मैं क्या बोलूं? माँ है ना, माँ अभी तुमसे बात कर तो रही है। वर्षा का भाई वर्षा से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो अपनी बहन की ऐसी हालत देख नहीं पाया और इसलिए वो वर्षा को उसके मायके वापस ले आया। देख लिया ना माँ आपने। अरे वर्षा पूरे 1.5 साल से अपने ससुराल वालों की सेवा कर रही थी, तब तो कुछ नहीं, लेकिन ये 4 दिन के लिए बीमार क्या पड़ गई। उसके ससुराल वालों ने उसे मायके जाने को कह दिया। और आपको पता है मम्मी कि वर्षा की सास मुझसे क्या कह रही थी कि वो लोग इसकी सेवा नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसे अपने घर लेकर जाओ और खूब सेवा करके और खिला पिलाकर इसे तंदुरुस्त कर देना। उसके बाद हम इसे लेने आ जाएंगे। मतलब वर्षा को हम लोग यहाँ से खिला पिलाकर तंदुरुस्त करके उसके ससुराल भेजते जाए और उसके ससुराल वाले जानवरों की तरह उससे काम लेते रहें और ऐसी कमजोर करके वापस उसके मायके भेज दें। आप क्या कर सकते हैं बेटा? ठीक है ना, वैसे भी पहली डिलीवरी तो मायके में ही होनी चाहिए। मैं अपनी बेटी की सेवा कर लूंगी। मेरी बेटी कोई मेरे लिए बोझ नहीं है। माँ, वर्षा की शादी के समय यही बात तो मैं आपको समझा रहा था। अरे माँ, भला क्या फर्क पड़ जाता अगर 1-2 साल वर्षा की शादी और नहीं होती तो? आप लोगों ने जल्दबाजी में उसकी शादी करके वर्षा की सारी जिंदगी ही स्पॉइल कर दी। देखो मेरी बहन, तुम्हें जब तक यहाँ रहना है तुम तब तक रहो। ये तुम्हारा घर है, खूब खाओ पियो और मजे से आराम करो। तुम्हें किसी भी तरह की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है भाई। इस तरह धीरे धीरे समय बीतने लगता है, लेकिन वर्षा के ससुराल वाले एक बार भी वर्षा की खबर नहीं लेते। हे ईश्वर, मैंने अपनी वर्षा को कितने नाज और नखरे से पाला पोसा है। मैंने उसकी खुशियां ढूंढने के चक्कर में उसे ना जाने कैसे नर्क में धकेल दिया है। अरे पापा, मम्मी और वर्षा अभी तक घर नहीं आई क्या? नहीं बेटा, अभी नहीं आए। वैसे वर्षा को ठीक होने में अभी थोड़ा समय तो लगेगा पापा, क्योंकि वर्षा का ट्रीटमेंट हम लोग जिस हॉस्पिटल से करा रहे हैं ना, वो हॉस्पिटल हमारे शहर का नंबर 1 हॉस्पिटल है। अरे मम्मी, आ गए आप। और क्या कहा डॉक्टर ने मम्मी? हाँ बेटा, अगले हफ्ते डॉक्टर ने डिलीवरी के लिए कहा है। अरे वाह, सच में मम्मी? मतलब अगले हफ्ते मैं मामा बन जाऊंगा? लेकिन बेटा, वर्षा की कमजोरी को देखते हुए मैडम ने सीजेरियन डिलीवरी के लिए कहा है। हाँ कोई बात नहीं माँ, सीजेरियन डिलीवरी तो काफी सेफ डिलीवरी होती। वर्षा, तुम्हें तनाव लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बेटा। हम लोग हैं ना, हम सब कुछ संभाल लेंगे। ठीक है पापा। चलिए मम्मी, मैं खाना बनाने में आपकी मदद कर देता हूँ। वैसे भी काफी देर हो चुकी है। हाँ चलो बेटा। वर्षा, तुम परेशान तो नहीं होना बेटा? अरे पापा, ये आप कैसी बात कर रहे हो? मेरे पास तो दुख का कोई कारण ही नहीं है। मुझे इतने प्यार करने वाले मम्मी पापा मिले हैं, उसके बाद मेरा भाई वो तो मुझ पर अपनी जान छिड़कता है पापा। और फिर देखो ना पापा, मेरे ससुराल वाले भी तो कितने अच्छे हैं। वरना कुछ लड़की के ससुराल वाले तो उसे 2 दिन के लिए भी मायके नहीं आने देते। और मैं तो पापा अपने मायके में पूरे 4 महीने से हूँ, लेकिन किसी ने भी मुझे फोन करके परेशान नहीं किया है। हाँ बेटा, हम भी तो बस यही चाहते हैं कि हमारी लाडली बेटी हमेशा ही खुश रहे। चल बेटा, तू भी आराम कर ले, मैं भी एक काम निपटा कर आता हूँ। मैं भी अपने ससुराल में फोन करके बता देती हूँ कि अगले हफ्ते मेरी डिलीवरी है, वरना बाद में ये मुझसे शिकायत करेंगे कि मैंने किसी को बताया नहीं। जल्दी बोलो वर्षा, क्या बात है? मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। वो बात ऐसी है जी कि अगले हफ्ते डॉक्टर ने मुझे डिलीवरी के लिए बुलवाया है, और वो भी सीजेरियन डिलीवरी होने वाली है, तो आप लोग आ जाएगा। अरे वर्षा, भला ये क्या बात हुई? वहाँ तुम्हारे मम्मी है, पापा है और तुम्हारा भाई भी तो है, तो फिर भला मुझे आने की क्या जरूरत है? अरे वर्षा, अभी इतना टेंशन क्यों बढ़ाना? एक बार मैं तुम्हें देखने आऊंगा और फिर जब बच्चा हो जाएगा तो उसे देखने आऊंगा, फिर एक बार तुम्हें देखने आऊंगा और उसके बाद फिर मैं तुम्हें लेने भी आऊंगा। अरे उससे तो बेहतर है कि मैं एक ही बार में ये सारे काम कर लूंगा। जब सब कुछ हो जाएगा तो तुम मुझे बता देना और तब मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा, तो सब काम एक साथ इकट्ठे ही हो जाएगा ना। और वैसे भी वर्षा, पहले बच्चे की जिम्मेदारी तो नाना नानी की ही होती है, तो इसलिए तुम उन्हें ही जिम्मेदारी उठाने दो। चलो मैं अब फोन रखता हूँ, मैं बहुत ही बिजी था। हे भगवान, ये तो कितने ही निर्दयी लोग हैं। क्या इन्हें पिता बनने की कोई खुशी नहीं है, या मेरी सास को क्या दादी बनने की कोई खुशी नहीं है? बेचारी वर्षा बहुत उदास हो जाती है।
और धीरे धीरे 1 हफ्ते का भी समय बीत जाता है और वो दिन भी आ जाता है जब वर्षा की डिलीवरी होती है और वर्षा एक बहुत ही सुंदर बेटे को जन्म देती है। लेकिन ये खबर सुनने के बाद भी उसके ससुराल से कोई नहीं आता। माँ, आज मुन्ने को आए पूरे 2 दिन हो गए, लेकिन इसके दादा दादी या इसके पापा कोई भी से मिलने नहीं आया। क्या उन लोगों को इसके आने की खुशी नहीं है? अरे बेटा, ऐसी बात नहीं है। दामाद जी आज अपनी माँ के साथ आ रहे हैं ना। वर्षा, दामाद जी, आने में बड़ी देर कर दी आपने। आप क्या करे समधन जी, मेरा बेटा सरकारी नौकरी वाला है ना, ऐसे तो उसे छुट्टी मिलती नहीं है। अरे ऑपरेशन से डिलीवरी कराने की क्या जरूरत थी, जरा रास्ता देख लेती 2-4 दिन। अरे बहन जी, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? डॉक्टर ने ही कहा था कि नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। अरे ये सब तो डॉक्टरों की चोंचले हैं, जिसमें आप जैसे बेवकूफ लोग आ जाते हैं। वैसे देखिए समधन जी, आप लोगों ने ऑपरेशन से डिलीवरी तो करवाई है, तो इसलिए अपनी बेटी को 3 महीने तक आप इसे मायके में ही रखिए। मैं 3 महीने बाद आकर इसे इसके ससुराल ले जाऊंगी। नहीं तो एक काम कीजिए समधन जी, आप सीधे अब 3 महीने बाद ही शगुन के साथ आप लोग हमारे घर पहुंच जाए। और वैसे भी पहले बच्चे की जिम्मेदारी तो नाना नानी की ही होती है ना, इसलिए आप पूरे शगुन के साथ हमारे घर पहुँचे। अरे ये तो कितने ही बेशर्म लोग हैं। जी बहन जी, कम से कम आप बच्चे को तो देख लीजिए। हाँ देख लिया ना बेटा, चलो जल्दी चलना है हमें। अरे ये क्या, नाक तो बिल्कुल अपनी माँ की तरह चपटी सी है इसकी। चलो ठीक है समधन जी, अब चलते हैं हम लोग। अरे मम्मी, कितने बेशर्म लोग हैं ये। जब बहू के लिए कुछ करने का समय था तो उसे उसके मायके छोड़ गए, और अब वो लोग यहाँ सीधे शगुन के लिए कहने आए थे। अरे प्रेगनेंसी की हालत में बिना कुछ खाए पिए वर्षा उस घर के सारे काम काज करते रही, इसलिए तो वो इतनी कमजोर हो गई। और आज उसके बेशर्म ससुराल वाले हमारी परवरिश पर ही उंगली उठा रहे हैं कि हमने कुछ खिलाया पिलाया नहीं। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं बेटा? सास तो सास मम्मी, विशाल जीजा जी ने भी अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई है। बताइए कितना आश्चर्य होता है ये जानकर कि हॉस्पिटल में उनकी पत्नी की डिलीवरी होने वाली है और पति अपने घर में आराम कर रहा है। मम्मी, ऐसे आदमी को ना पति या बाप कहलाने का कोई अधिकार ही नहीं है। अरे ऐसा क्या बुरा कर दिया इन 1.5 सालों में मेरी बहन ने अपने ससुराल वालों के साथ, जो उसके ससुराल का कोई भी रिश्तेदार, अरे दूर के रिश्तेदार को तो छोड़ो, ना ही इसके ससुर आए और ना ही नंद नंदोई कोई नहीं आया इसे देखने। और आपने देखा मम्मी, ये लोग 2 दिन बाद हॉस्पिटल आए हैं ताकि इन लोगों को हॉस्पिटल का बिल ना भरना पड़े। और वर्षा की सास का क्या कहना था कि 2-3 महीने आप ही अपनी बेटी की सेवा कीजिए, ताकि आपकी बेटी दूसरों की सेवा करने के लायक हो जाएगी और घर के कामकाज करने लायक हो जाएगी, तब वो उसे अपने साथ अपने घर लेकर जाएंगी। माँ, ये तो अव्वल दर्जे के लालची और बेशर्म लोग हैं, इसलिए ही मैं आपसे कहता था कि आप हमारी वर्षा की शादी वहाँ मत कीजिए। वर्षा मेरी बहन, तू ये कैसे लोगों के साथ रह रही है? अब मैं क्या कहूँ भाई, मैं तो बस अपने आंसू बहाते बहाते दिन बिता रही हूँ। वहाँ मेरी सुख दुख देखने वाला कोई नहीं बैठा है। अरे भैया, मैं किसी से क्या शिकायत करूँ जब मेरे पति को ही मेरी परवाह नहीं है। भैया, 6 महीने तक तो मैंने आयरन की दवाइयाँ भी नहीं ली थी, और मैं जब भी इनसे कहती थी कि मुझे खून की कमी है, आप मुझे आयरन की दवाइयाँ ला दो, तो दोनों माँ बेटे अपना मुंह बिचकर निकल जाते थे। कहते थे आयरन की गोली खाना है तो अपने पापा को फोन कर लो। फल मेवे की बात तो दूर भैया, मेरी सास तो मुझे बस यही ताना मारा करती थी कि मैंने अपने मायके में फल मेवा मिष्ठान खाया नहीं होगा, इसलिए अब मैं ये सब खाने के लिए अपने ससुराल में सबको बेवकूफ बना रही हूँ और अपनी बीमारी का नाटक कर रही हूँ। मुझे माफ कर दे बेटा, ये सब मेरी ही गलती है। तेरे भैया ने मुझे बहुत समझाया था, लेकिन मैंने ही तेरे भैया की बात नहीं मानी थी। मैं तो बस यही सोचती थी बेटा कि मैं तेरे ससुराल वालों को भर भर कर मुंह मांगा दहेज दूंगी, तो वो तुझे हमेशा ही खुश रखेंगे। हाँ माँ, यही तो समझाता था मैं आप लोगों को। अच्छा दहेज कभी भी खुशियों की गारंटी नहीं दे सकता माँ, और जो लड़का अच्छा होगा वो दहेज का लालची क्यों होगा? और क्या कोई दहेज देखकर अपनी पत्नी से प्यार करेगा या अपनी पत्नी की कद्र करेगा माँ? अब तो कुछ भी हमारे हाथ में नहीं रहा बेटा। नहीं माँ, अभी भी सब कुछ हमारे हाथ में है। मैं ऐसे दहेज के लालची लोगों के हाथों में अपनी बहन को तो बिल्कुल भी नहीं सौंपेगा माँ। सिर्फ 2 साल की शादी के लिए मैं अपनी बहन को उम्र भर नरक की सौगात तो नहीं दे सकता ना माँ। लेकिन लोग क्या कहेंगे बेटा? अरे क्या कहेंगे माँ, ज्यादा से ज्यादा यही कहेंगे ना कि शादीशुदा बहन घर में बैठी है। इससे ज्यादा तो और वो कुछ नहीं कह सकते ना।
लेकिन मैं दूसरों के लिए अपनी बहन को बिल्कुल नर्क भोगने नहीं दूंगा। अब रौनक निश्चय कर लेता है कि वो अपनी बहन को उसके ससुराल नहीं भेजेगा। और ऐसे ही धीरे धीरे 1 महीने का समय बीत जाता है। फिर एक दिन, अरे बेटा, समधी जी का फोन आया था सुबह सुबह। वो बोल रहे थे कि समधन जी अपने पोते और बहू को लेने आ रही है। इतने जल्दी उन्हें अपने पोते और बहू की याद आ गई। ठीक है पापा, उन्हें आज जाने दीजिए जरा। फिर थोड़ी देर के बाद, नमस्ते समधन जी। नमस्ते समधन जी, लगता है आज आप रास्ता भटक गई। अरे नहीं समधन जी, वो क्या है ना कि मेरी बेटी और दामाद चाहते हैं कि हम बच्चे का नामकरण इसी महीने करवा ले, क्योंकि उन लोगों को भी छुट्टी बड़ी ही मुश्किल से मिलती है। बस इसलिए ही मैं अपने पोते और बहू को लेने आई हूँ। देखिए समधन जी, अब वर्षा लौटकर अपने ससुराल नहीं आएगी। मेरी बेटी ने मुझे सब कुछ बताया कि कैसे आप लोगों को उसके ऊपर खिलाने पिलाने में बहुत खर्चा करना पड़ता है। इसीलिए समधन जी, अब हम लोगों ने सोचा है कि अब आप लोगों को ज्यादा कष्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। वो हमारी बेटी है और उसे हम संभाल लेंगे। और वैसे भी अभी तक तो सब कुछ तो हम ही लोगों ने संभाला है। आप लोग तो हॉस्पिटल में भी 2 दिन बाद ही अपनी बहू और अपने पोते देखने आई थी। ये आप कैसी बात कर रहे हैं समधन जी? अब घर में छोटी मोटी बातों को लेकर थोड़ा बहुत तो पति पत्नी में बहस हो ही जाती है। बल्कि आपको तो अपनी बेटी को समझाना चाहिए, और आप तो काफी समझदार हैं। समझदार तो मैं भी आपको बहुत समझती थी बहन जी, लेकिन आपने अपनी समझदारी बिल्कुल भी दिखाई नहीं। अरे आप लोगों ने तो हमारी बेटी को इतना मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है कि हमारी बेटी अंदर से हिल गई है। अरे हमने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर इतने धूमधाम से ने शादी की थी अपनी बेटी की, और वो भी ये सोचकर कि सरकारी नौकरी वाला दामाद है, अच्छे लोग हैं, हमारी बेटी आपके घर में खुश रहेगी। लेकिन हमें क्या पता था कि दामाद के रूप में हमें एक लालची राक्षस मिल रहा है। और बहन जी, आप एक कष्ट कीजिएगा कि आप अपने घर, हमारे घर से जो कबाड़ नुमा सामान गया है ना, आप वो सारा सामान गहनों के सहित हमारे घर वापस भिजवा देना, वरना हमें कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। बहन जी, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं आपके हाथ पैर जोड़ती हूँ, आप ये रिश्ता तोड़ने वाली बात मत कीजिए। अरे आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। आपका सारा सामान आपको लौटा दूंगी, और ना ही कभी किसी चीज की डिमांड करूंगी। लेकिन प्लीज बहन जी देखिए, बिरादरी में हमारी नाक कट जाएगी। अरे हम किसी के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। बहन जी, आप लोग रिश्ता मत तोड़िए। अरे भला क्यों ना तोड़े हम रिश्ता? आपने रिश्ता बनाए रखने वाला ऐसा कौन काम किया है जो हम आपकी बात मान लें? बहन जी, आप मुझे माफ कर दीजिए। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करने को तैयार हूँ। लेकिन आंटी जी, हमारी भी एक शर्त है। अरे बेटा, मुझे तुम लोगों की सारी शर्त मंजूर है, लेकिन देखो प्लीज रिश्ता तोड़ने वाली बात मत करो, वरना मैं लोगों को क्या जवाब दूंगी। ठीक है आंटी जी, आप हमें ये सारी बातों को लिखित में दीजिए कि आप हमारी बहन को मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से बिल्कुल भी प्रताड़ित नहीं करेंगी। और दूसरी बात आंटी जी, आप किसी तीज त्योहार का हवाला देके आप बार बार मेरी बहन के सामने उसके मायके से रुपए पैसे लाने की डिमांड नहीं रखेंगे। हाँ बेटा, मुझे तुम लोगों की सारी शर्त मंजूर है, लेकिन देखो मेरे पोते और मेरी बहू को मेरे साथ मेरे घर जाने दो। भाई, इन लोगों को एक मौका तो देना चाहिए। हाँ ठीक है बहन। माँ, सच में मैं बहुत ही किस्मत वाली हूँ जो ईश्वर ने मुझे सबसे अमूल्य तोहफे के रूप में मुझे मेरा भाई दिया है। ईश्वर आप जैसा भाई सभी बहनों को दे। भाई या फिर कभी कोई बहन अपने ससुराल में प्रताड़ित नहीं होगी। मैं आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल पीकाबू हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब करें।